नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग नाटक का अध्ययन करेंगे। इस नाटक से आपकी आगामी परीक्षा में कुल 5 अंक के प्रश्न आएंगे। तो एक अकेले नाटक को हम पढ़कर 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस नाटक को पूरा नहीं पढ़ना है, इसके प्रथम और द्वितीय अंक ही हमें अभी पढ़ने हैं। तो आइए नाटक को अच्छे से समझते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 ईस्वी में प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके व्यक्तित्व और उनकी प्रारंभिक रचनाओं पर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के उच्छल और मानसिक स्वच्छंद काव्य संस्कारों का काफी प्रभाव है। तो माखनलाल चतुर्वेदी का प्रभाव धर्मवीर भारती पर पड़ा है। इन्होंने निकष पत्रिका निकाली तथा आलोचना का संपादन भी किया। ये दोनों पत्रिकाएं हैं। पहली पत्रिका निकष धर्मवीर भारती ने स्वयं निकाली है और आलोचना का संपादन किया है, आलोचना पत्र का। ठीक है। उसके पश्चात धर्मयुग पत्रिका में प्रधान संपादक के पद पर नियुक्त रहे। इनका प्रथम काव्य संग्रह ठंडा लोहा और प्रथम उपन्यास गुनाहों का देवता अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। कई बार रचनाकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, रचनाकार के जीवन परिचय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण उनकी रचनाओं की जानकारी होनी अति आवश्यक है। इसलिए मैं विस्तार से रचनाकार के विषय में भी आपको बता रही हूँ। और अंधा युग के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा लिखा हुआ प्रथम काव्य नाटक अंधा युग। कैसा ये नाटक है? काव्य नाटक है। ध्यान रखें, अंधा युग काव्य नाटक है। संपूर्ण भारतीय साहित्य में अपने ढंग की अलग रचना है। इनकी कविताओं की अलग और महत्वपूर्ण पहचान के कारण ही अज्ञे ने उन्हें अपने द्वारा संपादित दूसरे सप्तक में संकलित किया। अज्ञे का अर्थ क्या है? इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। अज्ञे ने क्या किया है? उन्हें दूसरे सप्तक में उनकी रचनाओं को स्थान दिया है। आगे बढ़ते हैं। अंधा युग 1954 ईस्वी काव्य नाटक की उपलब्धि को निर्विवाद रेखांकित करने वाली रचना है। मतलब अंधा युग का प्रकाशन कब हुआ है? 1954 ईस्वी में, और यह काव्य नाटक है। इस रचना में हिंदी साहित्य में पहली बार कविता और नाटक, साहित्य और रंगमंच तथा अतीत और वर्तमान का गहरा अभिन्न संबंध पूरी तीव्रता एवं सच्चाई से स्थापित किया गया है। यहाँ देखिए 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे ध्यान से समझिए। अंधा युग जो है 1954 ईस्वी में प्रकाशित है। ठीक है, यह काव्य नाटक है। ठीक है, और इसकी उपलब्धि, इसका अर्थ यह है कि ये एक प्रसिद्ध रचना है। ये पहली बार ऐसा हुआ इस रचना में, अंधा युग के माध्यम से हिंदी साहित्य में ये पहली बार हुआ। क्या हुआ कि कविता और नाटक का मेल हुआ, साहित्य और रंगमंच का। रंगमंच मतलब वो मंच जहां पर अभिनेता अभिनय करते हैं। ठीक है, नाटक प्रदर्शित किया जाता है, उसे रंगमंच कहते हैं। साहित्य और रंगमंच का मेल हुआ तथा अतीत और वर्तमान का गहरा अभिन्न संबंध यहाँ दिखाई देता है। ये सारे मेल कहाँ हुए? अंधा युग रचना में हुए हैं। अंधा युग का कथानक प्रख्यात है। मतलब जिस कथा को चुना गया है वो प्रसिद्ध कथा है। क्या कथा है? इसमें महाभारत के शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, शांति पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व एवं महाप्रास्थानिक पर्व
आदि दीर्घ प्रसंगों में बिखरे इतिवृत्त को चयन कर सुसंबद्ध एवं सुनियोजित रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब जिस कथा को चुना गया है अंधा युग के लिए वो महाभारत की कथा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रख्यात कथा के साथ साथ कतिपय उत्पादय प्रसंगों एवं पात्रों को समाविष्ट किया गया है जो नवोद्भावनाओं का प्रमाण है। ठीक है, आगे इस विषय में विस्तार से समझेंगे, अभी हम पढ़ते हुए चलते हैं। अंधा युग क्या है इसको देखते हैं। अंधा युग युद्धों की विभीषिकाओं तथा उनके परवर्ती दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए या युद्धों को जन्म देने वाले कारणों से अवगत करवाने वाली एवं आधुनिकता बोध को गहरी संवेदना के स्तर पर अभिव्यक्ति देने वाली नाट्य कृति है। तो अंधा युग है क्या? अंधा युग क्या है? युद्ध की विभीषिकाओं का क्या अर्थ है कि युद्ध की वजह से कितनी बुरी स्थिति जीवन में आ सकती है, क्या क्या युद्ध के दुष्परिणाम आ सकते हैं भविष्य में, उन पर ध्यान दिया गया है। और युद्ध किस कारण से जन्म लेता है उस विषय से भी रचनाकार ने हमें अवगत कराने का प्रयास किया है। साथ ही साथ आधुनिकता बोध को गहरी संवेदना के स्तर पर अभिव्यक्ति देने वाली ये नाट्य कृति है। आगे बढ़ते हैं। अंधा युग नाटक के महत्वपूर्ण पात्र। अब पात्र कौन कौन है इसे देख लेते हैं, परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाएगा ही, तो पात्रों के नाम आप विशेष तौर पर याद रखें। पहला है कृष्ण। भगवान कृष्ण नाटक के एक नैतिक केंद्रीय पात्र है। ठीक है, जो एक राजनीतिज्ञ के रूप में उजागर हुए हैं। कृष्ण है, कृष्ण नाटक के नैतिक केंद्रीय पात्र है। नैतिक मतलब सही गलत की सीख देते हैं और साथ ही साथ राजनीतिज्ञ के रूप में उजागर हुए। अश्वत्थामा है, यह नाटक का एक हिंसक वीर पात्र है, हिंसक है, हिंसा ये करता है अश्वत्थामा, तथा द्रोणाचार्य का पुत्र है। वह अपने पिता की हत्या की प्रतिशोध की आग में जलता रहता है। तो द्रोणाचार्य पिता हैं अश्वत्थामा के, और हिंसक पात्र कौन हुआ नाटक का? अश्वत्थामा। कृष्ण हुए नैतिक पात्र और ये केंद्रीय पात्र है। ठीक है, केंद्र में कृष्ण है, अन्य पात्र उनके आगे पीछे चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे जो मुख्य पात्र हैं वो कौन है? युधिष्ठिर है। पांडव नेता युधिष्ठिर नाटक का शांत पात्र है, जो युद्ध में असत्य भाषण के लिए विवश हो उठता है। असत्य भाषण मतलब आज तक कभी भी युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला था, लेकिन युद्ध के मध्य वो असत्य भाषण के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, और वो शांत पात्र है। आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र हैं, ये कौरवों के पिता हैं, जो स्वार्थी हैं तथा तन मन दोनों से ही अंधे हैं। मतलब मन से भी जिन्हें हम अंधा कहेंगे ना वो है, लेकिन वो चरित्र से सपाट बयान, सहज तथा दुर्बलताओं को स्वीकारने वाले पात्र हैं। लेकिन सामने से वो स्वीकार करते हैं कि उनके अंदर कुछ कमियां हैं। आगे गांधारी है, कौरवों की ये माता है, जो तर्कशील तथा पुत्रों की ममता में अंधी है। विदुर है, यह नाटक में एक शांतिकामी नीतिज्ञ गांधीवादी उदार व्यक्ति है। विदुर। कृपाचार्य है, यह एक कुशल योद्धा, धर्म प्राण न्याय के पक्षधर तथा उबे हुए सैनिक है। कृतवर्मा, ये भी युद्ध का एक वीर सैनिक है। कृतवर्मा। संजय,
धृतराष्ट्र तथा गांधारी को महाभारत युद्ध का तथा कौरवों के प्रतिदिन युद्ध में समाप्ति का समाचार अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा देता है। अर्थात संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वो अपनी आंखों से युद्ध में क्या क्या परिस्थितियां बन रही हैं, कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, उसका आंखों देखा हाल वो धृतराष्ट्र और गांधारी को बताते थे। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर जो पात्र है युयुत्स, महाभारत में पांडवों के पक्ष से लड़ने वाला एकमात्र कौरव है युयुत्स। ठीक है, युयुत्स जो है कौरव है, लेकिन ये पांडवों के पक्ष से लड़ा था, जिसे धर्म तथा सत्य का साथ देने पर भी अपमान तिरस्कार का पात्र बनना पड़ा था। अन्य पात्र में कौन कौन है? प्रहरी, व्यास, वृद्ध याचक, कुंती, बलराम, गूंगा, भिखारी और व्याध। ठीक है, ये गौण पात्र है। अन्य पात्र में प्रमुख रूप से 10 ही मुख्य पात्र हैं। ठीक है, 10 मुख्य पात्र हैं। अब नाटक के विषय में और विस्तृत जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। अंधा युग नाटक की जो समीक्षा है उसे समझते हैं। क्या है इसकी कथा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, मुख्यतः महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक की कथा ली गई है। अर्थात अंधा युग जो नाटक है उसमें कथा कहां से कहां तक ली गई है? पौराणिक कथा को चुना गया है। कथा किसकी है? तो महाभारत की कथा को लिया गया है। महाभारत के 18वें दिन की कथा से, ठीक है, 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक की क्षण की कथा ली गई है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, याद कर जाइए आप कि कब से कब तक की कथा को लिया गया है। इस अंतराल को 4-5 महत्वपूर्ण घटनाओं को लिया गया। इस अंतराल मतलब यहाँ जहां से जहां तक कथा ली गई है, 18वें दिन की संध्या से जो कथा शुरू होती है वो कृष्ण की मृत्यु तक की कथा है। तो इस अंतराल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको चुना गया है। 4 से 5 महत्वपूर्ण घटनाओं को चुना गया है। सभी घटनाएं उस काल के पतनशील रूप को उद्घाटित करती है। ठीक है, लेखक ने प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया है। क्या स्पष्ट किया है? देखो, युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत है। युद्धोपरांत मतलब युद्ध के बाद यह अंधा युग अवतरित हुआ है जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत है। अंधा युग, एक व्यक्ति की जब आंखें चली जाए तो वो कितनी दुर्बलताओं से ग्रसित हो जाता है, ये हम धृतराष्ट्र के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन जब समूचा एक युग ही अंधा युग बन जाए तो सोचिए कि उसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हो जाएंगी। अंधे के माध्यम से 18वें दिन की रात की प्रमुख घटना है गांधारी के पुत्रों की हत्या। अंधा युग 5 अंकों में विभाजित है। तो 18वें दिन की रात की क्या प्रमुख घटना थी? गांधारी के पुत्रों की हत्या। MCQs जब आएंगे तो इस तरीके के ही प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि गांधारी के पुत्रों की हत्या कब हुई थी? तो 18वें दिन, महाभारत के युद्ध के 18वें दिन की रात को हुई थी। ठीक है, अंधा युग कितने अंकों में विभाजित है? अंधा युग 5 अंकों में विभाजित है। अब चूंकि आपके पाठ्यक्रम में प्रथम अंक और द्वितीय अंक लगा है तो इन दोनों के विषय में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम अंक क्या है? कौरव नगरी। प्रथम अंक में युद्ध से त्रस्त कौरव नगरी का चित्रण है। प्रथम अंक में किसका चित्रण है? कौरव नगरी का। प्रथम अंक का नाम क्या है? कौरव
नगरी। नाम याद रखेंगे, प्रथम अंक का नाम है कौरव नगरी। यहाँ स्पष्ट रूप से युद्ध के पराजित पक्ष की भयंकर स्थिति दिखाई गई है। विदुर संजय के संदेश की प्रतीक्षा में है। वे धृतराष्ट्र के पास आते हैं और उस वार्तालाप में लेखक का एक महत्वपूर्ण प्रतिपाद्य स्पष्ट होता है, वह है व्यक्तिगत सीमाओं से बाहर की सत्य की स्थिति, जिस स्थिति का विरोध कर मनुष्य विनाश की ओर अग्रसर होता है। और एक दूसरा सत्य यह है कि शक्तिशाली व्यक्ति मर्यादा को हमेशा अपने हित में बदल देता है। ये दो बातें यहाँ की गई, ठीक है। एक यह कि व्यक्तिगत सीमाओं से बाहर की सत्य की स्थिति, स्वयं से बाहर सत्य की क्या स्थिति है, वो एक बात है। और दूसरी बात क्या है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं अपने हिसाब से मर्यादाओं को अपने हित में बदल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया, वंचक है। अब दूसरा जो अंक है उसका नाम क्या है? पशु उदय। अंकों के नाम आप याद रखेंगे। पहले का नाम क्या था? पहले का नाम था कौरव नगरी। प्रथम अंक का नाम क्या था? कौरव नगरी। और दूसरे अंक का क्या नाम है? दूसरे अंक का नाम है पशु उदय। द्वितीय अंक में पशुत्व का उदय चित्रित किया गया है। संजय कौरवों के वध की स्मृति करता है। संजय जो है कौरवों के वध की स्मृति करता है। उसे पता चलता है कि कृतवर्मा और कृपाचार्य भी जीवित है। अश्वत्थामा के जीवित होने का समाचार बड़ी भयावह स्थिति में प्राप्त होता है। वह आक्रमण करके संजय को दबोच लेता है कि कृतवर्मा और कृपाचार्य उसे छुड़ाते हैं। यहाँ लेखक स्पष्ट करता है, अश्वत्थामा में उदित होने वाले पशु को मैं क्या करूं? मातुल, मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। किसको पा जाऊं? मरोड़ू मैं क्या करूं? मातुल, मैं क्या करूं? तो जो प्रथम अंक है कौरव नगरी और द्वितीय अंक है पशुदय, इन दोनों के विषय में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने अभी आपको बताई। और रचनाकार के विषय में हमने जाना ही, और नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों से भी हम अवगत हो चुके हैं। उम्मीद है आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। एक नए वीडियो के साथ मैं शीघ्र ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।